वेलकम टू माय चैनल बायोलाइफ वर्ल्ड। लास्ट टाइम हमने देखा था कि टेक्सोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखे थे कि उनको किस तरह से साइंटिफिकली नेम दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग की बात करेंगे। मतलब जब ऐसे साइंटिफिक एनिमल्स हो या फिर कोई भी टाइप्स के एनिमल्स हो हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब उनकी डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसको हम कैसे क्लासीफाई करें। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है तो उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। सो यू कैन सी हियर, देख यहाँ पर बहुत से ऐसे एनिमल्स है जिनके अलग अलग टाइप ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स है, जिनका जो ऑटोट्रॉफिक, मतलब यहाँ एक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच मे बी द टाइप ऑफ होस्ट, मतलब वो इनसाइड द बॉडी किसी के भी हो सकते हैं या फिर वो नेचर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं एनीवेयर। उनको कोई भी टाइप का पर्टिकुलर इन्वायरमेंट हार्म नहीं करता है। ओके, सो जब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखते हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम उसको झट से आइडेंटिफाई कर सकें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बर्ड्स की बात करें तो हम बर्ड्स को एरियल मोड ऑफ लाइफ बोलते हैं। एरियल मोड मतलब ऐसे एनिमल्स जो मूवेबल है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं लाइक प्लांट, वो मूवेबल नहीं है, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि इनको अलग कैटेगरी में डालना पड़ेगा। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमको दिखते नहीं है लेकिन दे आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। ओके, सो ऐसे एनिमल्स का कुछ अलग पैटर्न होगा, उनके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब उसको हम क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो उसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। So, the grouping of animals on the basis of similar and dissimilar of characters, which we call it as classification. और यहाँ पर हम क्योंकि बायोलॉजी पे पढ़ रहे हैं तो we are call it as biological classification. Okay, then the very first scientist जो था एरिस्टोटल, जिन्होंने मतलब इन शॉर्ट हम बोले कि उन्होंने बहुत साल पहले ये कैरेक्टर्स ढूंढा था, जहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने ये क्लासीफाई किया था कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे ऐसे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें आधे इस ग्रुप में आते हैं और आधे दूसरे ग्रुप में आते हैं। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये आज के ज़माने का पिक्चर, मतलब आज हम लोग क्लासीफाई बहुत डिटेल में करते थे, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो साइंटिस्ट लोगों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो इसने बहुत सिंपल तरीके से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिसका मतलब है कि उस कोई भी टाइप का एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी टाइप का ऑर्गेनिजम्स हो, उसके साइज, उसका शेप, उसके कलर के बेसिस, मतलब ये जो कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स जो हमको फिजिकली हम देख सकते हैं नॉर्मली, उसके बेसिस पे उसने क्लासीफाई किया था, जहाँ पर उसने प्लांट और एनिमल्स में कैरेक्टर्स को, मतलब जो एनिमल्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो प्लांट वाला सेक्शन और दूसरा एनिमल वाला सेक्शन, जहाँ पर उसने बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में बताए थे कि ऐसे प्लांट में ऐसे प्लांट आएंगे जो ट्रीज हो, जो श्रब्स हो और जो हर्ब्स। ओके, देन एनिमेलिया में उसने एक बात बताई थी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास आरबीसीज है और जिनके पास आरबीसीज नहीं है। बहुत ही सिंपल फंडा उन लोगों ने उसने यूज़ किया था। ओके, और बिकॉज फर्स्ट टाइम किसी ने ये डिस्कवर किया था इसीलिए उसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। यह तो हुआ एरिस्टोटल का थ्योरी। उसके बाद बहुत से ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जैसे जैसे डिस्कवरीज होते गई, क्वेश्चंस भी बहुत बढ़ने लगे कि ये ऐसे क्यों होता है, ये वैसे क्यों होता है। सो थियोफ्रास्टस
एरिस्टोटल के बाद थियोफ्रास्टस साइंटिस्ट थे, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे, बट देयर इज अ वन साइंटिस्ट कॉल्ड एज कार्ल लिनियस इन 1735. ही वॉज अ वेल नोटेबल, बहुत ही नोटेबल ऐसा माने जाने वाले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आफ्टर द एरिस्टोटल टू किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया. टू किंगडम क्लासिफिकेशंस मतलब जहाँ पर उन्होंने इतना कुछ बड़ा नहीं, सिमिलर ही किया था, मतलब प्लांटे और एनिमेलिया में ही ग्रुपिंग किया था कैरेक्टर्स के बेसिस पे. बट कैसे है ना, कार्ल लिनियस का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशंस है, इट वॉज डेवलप इंक्लूड्स इन ऑल प्लांट्स रिस्पेक्टिवली. द एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स उसमें है. देन इसका एक ड्रॉबैक निकला कि इसने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिस्क्राइब नहीं किया. जैसे कि मैंने कहा कि जब भी कोई साइंटिस्ट डिस्कवरी करता है तो उसके क्वेश्चंस बहुत निकलते हैं. जब उसको लोग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको उसके सारे आंसर्स पता होने चाहिए. बट कार्ल लिनियस के पास ये आंसर नहीं था कि ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक. मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स को उसने क्लासिफाई किया है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है या नहीं. कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. ओके, सो न्यूक्लियस के बेसिस पे वो ऑर्गेनिजम्स कितना डेवलप है ये पता चल जाता है फिर. लेकिन ये वो कार्ल लिनियस डिस्क्राइब नहीं कर पाया. फिर उसके बाद बहुत से ऐसे साइंटिस्ट आए. देयर इज अ वन साइंटिस्ट कॉल्ड एज अर्नेस्ट हैकल 1866 में, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया था. अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस में उन्होंने क्या किया था, प्लांटे और एनिमेलिया, मतलब कि इन्होंने कार्ल लिनियस के तो दोनों ग्रुपिंग लिए, लेकिन साथ में देयर इज अ वन ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जो यूकैरियोटिक है, जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उनका जो एबिलिटी है ब्लास्टुला फॉर्म करने का, मतलब रिप्रोडक्शंस के टाइम पे जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन करना होता है, उस टाइम पे जो ब्लास्टुला फॉर्मेशंस होता है सेल डिविजन्स के बाद मॉड्यूला, देन उसके बाद ब्लास्टुला बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रोसेस एक कुछ एनिमल्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में से नहीं दिखाई देती थी, और वो भी ऐड कर दिया था यहाँ पर एनिमेलियाज में. तो फिर क्या किया, अर्नेस्ट हैकल ने उसको ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट निकाल के उनको एक नया नाम दे दिया जिसका नाम है प्रोटिस्टा. ओके, बट स्टिल ऐसे कुछ क्वेश्चंस फिर से अराइज हो गए. फिर देयर इज अ वन साइंटिस्ट कॉल्ड एज कोपलैंड ने 1956 में डिस्कवरीज किया, जहाँ पर उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस को 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस में कन्वर्ट कर दिया. अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस जहाँ पर उन्होंने ये 3 तो नाम दे दिए, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया, बट उन्होंने नोटिस किया कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो बैक्टीरिया है, जो प्लांट भी, नाइदर प्लांट और नॉर एनिमल, प्लांट भी नहीं हो सकते और एनिमल्स भी नहीं हो सकती. उनके पास सिंपल सेल है, फिलामेंट्स है, फिलामेंट विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक चाबुक की तरह स्ट्रक्चर होता है. वो कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास न्यूक्लियस नहीं है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्लांटे में भी नहीं डाल सकते और एनिमेलिया में भी नहीं डाल सकते हैं, और प्रोटिस्टा में तो बिल्कुल भी नहीं. तो उन्होंने उसका एक अलग क्लासिफिकेशन बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया मोनेरा. अब यहाँ पर ये जो मोनेरा है, ये पूरा का पूरा जो किंगडम बनाया है वो किंगडम है बैक्टीरिया का. ओके, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकले, ये जो तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने उनकी कैरेक्टर्स अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किए थे. बट देयर इज अ वन नोटेबल साइंटिस्ट जो बहुत ज़्यादा फेमस था, और नॉर्मली नीट के क्वेश्चंस में या फिर कोई भी टाइप्स के, मतलब बोर्ड के क्वेश्चंस हो, कहीं पे भी उसका नाम आता ही है. दैट साइंटिस्ट वाज R.H. विटेकर. R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जहाँ पर उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, इन चारों के नाम तो इंक्लूड कर दिए. लेकिन देयर इज अ वन डिफरेंट नेम, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उसने नोटिस किया जो ग्रो होते हैं आउट ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर ग्रोथ नहीं होते हैं,
लेकिन उनके पास रिजिड सेल वॉल है। मतलब सेल अभी अगर इसको ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अगर प्लांटे में कंसीडर किया हो तो सेल वॉल प्लांटे में, मतलब प्लांट में सेल वॉल तो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और अगर ये इन साइंटिस्ट ने अगर उसको नोटिस नहीं किया हो तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है उनके लिए, है ना। तो ये R.H. विटेकर ने वो नोटिस किया और इन्होंने बताया कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास सेल वॉल प्रॉपर नहीं है लेकिन वो सॉइल के बाहर ग्रोथ होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो साइंटिस्ट ने मतलब डिस्कवर किए थे उससे पहले, उन्होंने इसको प्लांटे में डाला था। तो वो उसको अलग करके R.H. विटेकर ने एक नया किंगडम बनाया जिसको नाम दिया फंगाई। ओके, फंगस। उसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ उसने दिया था जहां पर R.H. विटेकर ने क्राइटेरिया रखा कि ये जो मैंने क्लासिफाई किया है इसको मैंने कुछ सर्टन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया कि ये जितने भी किंगडम्स है हर एक का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से इनको अलग कर दिया गया था। लाइक दिस: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, reproductions and phylogenetic relationships and cell wall। सो सेल स्ट्रक्चर जो है मतलब जहाँ पर हर एक का अपना अपना कैटेगरी है, कुछ किसके पास सेल वॉल है, किसके पास सेल मेम्ब्रेन है, किसी के पास रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल तो है लेकिन रिजिड है, उतना पावरफुल नहीं है क्योंकि सेल वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक का बॉडी पैटर्न अलग अलग होता है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो शिकार वगैरह करके करते हैं, लाइक आर टाइप ऑफ एनिमल्स जो हेट्रोट्रॉफिक भी है। ओके, रिप्रोडक्शंस एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, हर एक का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग होता है। कोई असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बर्डिंग, बहुत से ऐसे टाइप, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसे बहुत से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, हर एक एनिमल्स में अलग अलग है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मतलब कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई करना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई भी टाइप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म ज़रूरी हम उसके एंसेस्टर्स हो सकते हैं लेकिन उसका बहुत ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो, क्लासिफिकेशन हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एनिमल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें दो पार्ट डिवाइड हुए, आधे चिंपैंजी वगैरह में चले गए तो आधे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में चले गए, ये चिंपैंजी वगैरह एप्स वगैरह आगे चल के ह्यूमंस में कंसिडर हो गए, और कुछ डिफरेंट एनिमल्स थे वो अलग टाइप ऑफ एनिमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह उनमें कन्वर्ट हो गए। सो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये जब एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं तो वी कॉल इट एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। एंड देन सेल वॉल जो बहुत ही अलग टाइप का, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये एक कैरेक्टर है जो सिर्फ प्लांट में दिखाई देता है पावरफुल्ली, बाकी किसी में भी उतना प्रॉपर सेल वॉल नहीं दिखाई देता। अब देखो R.H. विटेकर ने कैरेक्टर्स के हिसाब से उसने ये टेबल दिया था। इस टेबल पे उसने बताया था कि ये जो प्रोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया है, इनमें से ये जो मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक है, मतलब इसका जो सेल टाइप है, इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत प्रिमिटिव है जिसमें कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। जो बाकी के सारे हैं प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये यूकैरियोटिक्स है। प्रोटिस्टा में थोड़ा वेल डेवलप है, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया सबसे वेल डेवलप तो एनिमेलिया में है, उसका न्यूक्लियस अच्छा डेवलप है, उसके सेल ऑर्गेनल्स अच्छे डेवलप्स हो गए। अब अगर मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है तो दे आर नॉन सेल्यूलोजिक, जो सेल्यूलोज जो होता है वो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है क्योंकि मोनेरा में नहीं है। लेकिन सेल्यूलोज की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए प्लांट, क्योंकि सेल्यूलोज प्लांट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ उसकी प्लांट में होती है।
कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होते हैं, देन फंगाई में काइटिन के साथ प्रेजेंट होते हैं, एंड एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है तो सेल्यूलोज का सवाल ही नहीं होता है। एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होने की वजह से वहाँ पर सेल्यूलोज एब्सेंट है, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक जो काम आ सके वगैरह। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में प्रेजेंट नहीं, क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है तो बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, प्रोटिस्टा में वो सारे प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब सेल से बॉडी बनी हुई है। प्रोटिस्टा में भी सेल से बॉडी बनी हुई है, यूनिसेलुलर बोल सकता हूँ इनको। फंगाई जो है मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और बहुत सारे सेल्स ऐसे मिक्स होके भी यहाँ पर मतलब बहुत सारे सेल्स ऐसे कनेक्ट होके भी यहाँ पर जो टिश्यू फॉर्म हुआ है वो लूज टिश्यू है। प्लांटे और एनिमेलिया में टिश्यू और ऑर्गन दोनों आते हैं, बट देयर इज वन स्पेशल, जो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एनिमेलिया में दिखाई देते हैं। ओके, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा और प्लांटे, ये जो तीनों हैं ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। हर एक का फंडा अलग अलग होता है, मतलब फॉर एग्जांपल और कीमोसिंथेटिक केमिकल के प्रेजेंस में ही वो अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेटिक लाइट के प्रेजेंस में ही अपना खाना बनाता है, सैप्रोफाइटिक डेड डिकेइंग मैटर पे ही वो खाना बनाता है या फिर खाना खाता है। सो ये जो सारी प्रोसेस है ये एनिमल्स ऑटोट्रॉफिक जो भी बोलते हैं इनका हर एक अलग अलग तरीका है। ऑटोट्रॉफिक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वो खुद ही खाना बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, लाइक आर टाइप ऑफ एनिमल्स जो दूसरों पे डिपेंड है। ओके, देन उसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब नोट आर.एच. विटेकर ने तो अच्छे से क्लासिफिकेशन उसका क्राइटेरिया भी दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। बट उसमें उसने एक चीज़ नहीं बताई थी जो कार्ल वूस ने बनाई थी, जिसने जहाँ पर उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो रिसेंटली हम लोग यूज़ करते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम लोग यूज़ करते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे मेन क्लासिफिकेशन से आफ्टर एरिस्टोटल जितने भी लीनियस बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, दे आर नोटेबल, उसका क्लासिफिकेशन नोटेबल था। लेकिन उसके बाद अगर किसी का नोटेबल क्लासिफिकेशन है तो वो आर.एच. विटेकर एंड देन कार्ल वूस। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं जो कार्ल वूस ने बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ थ्री डोमेन मतलब एग्जैक्टली क्या किया था, जहाँ पर उन्होंने मोनेरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। जहाँ पर यूकैरिया में उन्होंने प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया को कंसीडर किया था, और दूसरी जगह पे जो आर्किया और बैक्टीरिया है इनको उसने प्रोकैरियोटिक डोमेन मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ डोमेन, बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होगा, जिसमें कोई भी ऐसा ऑर्गन्स एडवांस नहीं होगा, बोलते ना जस्ट न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है, ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो जब भी कार्ल वूस की अगर बात आती है तो वी हैव टू रिमेंबर कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशंस है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशंस में उन्होंने 3 डोमेन्स दिया था,
डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, जहाँ पर उन्हें बाकी के सबको यूकैरियोटिक एनिमल्स को यहाँ पर डाला था, लेकिन सिर्फ जो प्रिमिटिव जो प्रोकैरियोटिक डोमेन है वो बैक्टीरिया और आर्किया में दिखाई देते। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइकेन वायरस और जो वायरॉइड्स है, वायरस टाइप ऑफ थिंग, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में नहीं यूज़ किया गया था। अगर आपने प्रॉपरली देखा होगा तो वहाँ पर बहुत से ऐसे फंगस को उन्होंने नया डिस्कवर किया था, बट देर इज़ अ वन स्टिल रिमेन ऑर्गेनिज्म जो वायरस था, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिस्कवर नहीं किया गया था। ओके, then if you like my video, then please like, share and subscribe to my channel and bell icon को दबाना बिल्कुल मत भूलना। Okay, so bye.